स्वतंत्रता से प्यार करना औरों से प्यार करना है। स्वतंत्रता से प्यार करना औरों से प्यार करना है। शक्ति से प्यार करना अपने आप से प्यार करना है। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो एक दार्शनिक थे विलियम हैज़लिट उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है। मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था तो उसी में मुझे ये मिला, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए, कम से कम उनका नाम तो पहुंचे, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी। ओके, तो एसएसटी विद सुनील में आपका स्वागत है। और आज नया वर्ष है, नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नए वर्ष में कुछ एक्साइटमेंट चीज़ हमको करना है। कुछ ऐसा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जो कि आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा। वो है क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, जिसको कभी कभी आतंकवादी आंदोलन भी कहा जाता है या उग्रवादी आंदोलन भी कहा जाता है। ओके, इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इस पर बात करना है, इन मुद्दों पर बात करना है। ओके, तो शुरुआत कहां से हुई इस संबंध में मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, है ना, 1 to 1। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन। ओके, क्रांतिकारी आंदोलन, इसकी शुरुआत क्यों हुई? जैसा कि आप लोग को पता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये संस्था शुरू में अपने 15-20 वर्षों के दौरान जो है पूरी तरीके से ब्रिटेन के समर्थन में ही मतलब कि ब्रिटेन के ही समर्थन में रहती है और कहती है कि ब्रिटेन ना होता या ब्रिटेन यहाँ शासन नहीं करेगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ उदारवादी लोगों की वजह से लोगों में, कुछ भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। तो उसी का बदला लेने के लिए और उसी के प्रति उत्तर में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। ओके, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत के संबंध में बहुत सारे विचार मिलते हैं, लेकिन मैं एक यहां पर फिगर बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा भी आसान हो जाए। वही भारत का नक्शा मैं बना रहा हूं, ओके, ताकि आपका टॉपिक जो है क्लियर रहे, ताकि कोई दिक्कत भी ना हो और समझ में भी आप लोग को आ जाए ना। बिना मैप के मैंने कितनी बार कहा है, आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। ओके, होता है लेकिन अगर भूल जाए मौके पर तो थोड़ा अटपट लगता है, तो हमें भूलना नहीं है। ओके, हमें भूलना नहीं है। और इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो होती है, इसके 2 केंद्र हैं। ओके, 2 केंद्र हैं। अब वे कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक है बंगाल और एक है महाराष्ट्र। ओके, एक है बंगाल, एक है महाराष्ट्र। तो जो बंगाल है वो इस भाग में पड़ता है, आप लोग देख रहे हो, ये मैंने एक बार बताया भी है, बंगाल इस भाग में पड़ता है और महाराष्ट्र ये रहा आपका। इन 2 जगहों पर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से तंग आकर के इसकी शुरुआत होती है 1918 में। 1918 में ओके, 1918 में एक विद्रोह समिति बनी थी और उसकी एक रिपोर्ट आई थी, विद्रोह समिति रिपोर्ट आई, और उसमें ये कहा गया, मतलब कि एक कैसे तो एक रिसर्च था कि सबसे पहले कहां से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। अंग्रेज जानते ही हो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलते थे, मैप कहां पे क्या कैसे है ये सब पूरा वो सिस्टमेटिक ढंग से लेकर के ही चलते थे। तो एक रिसर्च में ये आया था
1918 की विद्रोह समिति एक रिपोर्ट बनी थी, उसमें कहा गया था, जिसको सेडिशन कमेटी भी कहते हैं, सेडिशन कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं, आप लोग लिख लेंगे। इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले जो आतंकवादी घटनाओं की शुरुआत हुई, क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत कहां से होती है? महाराष्ट्र से शुरू होती है। ओके, कहां से? महाराष्ट्र से शुरू होती है। यह कहा गया कि महाराष्ट्र में जो चित्पावन ब्राह्मण हैं, कौन? चित्पावन ब्राह्मण। ओके, चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण, इन लोगों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। ये लोग कौन थे? ये लोग थे महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में आप लोगों ने नाम सुन रखा है और पढ़ भी रखा है, शिवाजी। ओके, शिवाजी और शाहू के, शिवाजी और शाहू के जो पेशवा होते थे, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री होता था, पेशवे जो पूना में रहता था। तो शिवाजी और शाहू के जो पेशवा होते थे, जो उनके थे वंशज, इनके चित्पावन लोग जो थे, क्या थे? वंशज थे, वंशज। और आप लोग जानते ही हो इनकी रियासतों को किस प्रकार से हड़प लिया गया था, चाहे वो बेले जल्ली की सहायक संधि रही हो, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, या व्यापकता का सिद्धांत। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये चित्पावन ब्राह्मण लोग के अंदर एक ज्वाला धड़क रही है। उसके बाद इन लोगों के द्वारा शुरू होता है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। कहां पर? महाराष्ट्र में शुरू होती है। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों को गति किसने प्रदान की, है ना? इन सब चीजों को गति किसने प्रदान की, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। इस क्रांतिकारी आंदोलन को किसने ये गति प्रदान की? तो सेडिशन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले। ओके, 2 समाचार पत्र निकाले, एक केसरी, ओके, और एक मराठा। एक केसरी निकाला था, एक मराठा निकाला था। देख सकते हो आप लोग, केसरी और मराठा। इसमें आप लोग को एक कंफ्यूजन नहीं पालना है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है, किसी कंपटीशन में भी आ सकता है कि केसरी और मराठा किन किन भाषाओं के समाचार पत्र थे। आप लोग को ध्यान रखना है, ये एक फैक्ट है। जो केसरी था आपका, ये मराठी भाषा में छपता था, भूलना नहीं है आप लोग को। ओके, ये मराठी भाषा में छपता था। और कंफ्यूजन पैदा करने वाला है मराठा समाचार पत्र। ये मराठा, लोग सोचेंगे मराठी भाषा में, नो, ये जो था ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। ये आप लोगों को नोट आउट कर लेना है, ठीक है? तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो तिलक थे, इन्होंने लोगों में क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा तिलक के द्वारा और चीजें कुछ शुरू की जाती हैं, जिनको कहते हैं उत्सव। ओके, अब वे उत्सव कौन कौन से थे? इन्होंने, तिलक ने, एक तो ये मैंने कर दिया, आप लोग नोट आउट कर लेंगे। और तिलक ने दूसरी चीज भी शुरू की थी, और वो क्या है? वो है एक गणेश उत्सव। गणेश उत्सव, ओके, गणेश उत्सव। और दूसरा है शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव, उत्सव भी कह सकते हो आप लोग, महोत्सव, ये शुरू कर देते हैं तिलक जी। और ये कब कब शुरू होता है आप लोग को ध्यान रखना है। गणेश उत्सव 1893, 1893 में। और शिवाजी महोत्सव ये शुरू होता है 1895 में।
सभी लोग उसको नोट आउट कर लेंगे। इन त्योहारों के माध्यम से इन्होंने मराठों को एक करने का प्लान बनाया है, मराठों को एक करने का प्लान बनाया है। शिवाजी के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने विदेशी शक्ति यानी कि औरंगजेब से मोर्चा लिया, उनका सामना किया और औरंगजेब को परेशान कर दिया। तो अपने समाचार पत्रों में ये कहा करते थे कि जिस प्रकार से शिवाजी ने विदेशी शक्तियों को मार भगाया, परेशान किया, उसी प्रकार से, तो एक प्रकार से ये शिवाजी लोगों को प्रेरित कर रहे थे इन चीजों के माध्यम से। और यही सब चीजें जो है क्रांतिकारी आंदोलन को पैदा करने वाले, कह सकते हो क्या है, तत्व हैं। ओके, इन्होंने शुरुआत दी। तो इतना तो समझ में आप लोग को आया। इसके बाद कहा जाता है कि पहली राजनीतिक हत्या जो हुई वो किसकी हुई? पहली राजनीतिक हत्या किसकी हुई? जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड, उनकी हत्या हुई थी। ओके, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या होती, और इन्हीं के साथ में अकस्मात एक व्यक्ति और मारा जाता है जिनका नाम है एयर्स्ट। ये लेफ्टिनेंट थे। तो रैंड और एयर्स्ट की पहली राजनीतिक हत्या होती है। ओके, कब होती है लिख लेंगे, 22 जून 1897। ये पहली घटना, पहली राजनीतिक हत्या आप लोग लिख लेंगे। ओके, तो शुरू होता है हत्याओं का दौर अंग्रेजों की। तो 22 जून 1897 को रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। हत्या क्यों की जाती है कि जो प्लेग कमिश्नर जो रैंड था, ये प्लेग महामारी खत्म करने के बहाने लोगों की घर घर तलाशी लेने लगा था, जिसका लोगों ने विरोध भी किया लेकिन नहीं माना। तो उसी का ये परिणाम था कि इसकी हत्या कर दी गई। अब इसकी हत्या कौन करता है? आप एक बार थोड़ा जाएंगे पीछे की ओर। चित्पावन ब्राह्मणों ने जिनको कहते हैं चापेकर बंधु। ओके, ये चापेकर बंधुओं ने ही इनकी हत्या की। ओके, चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की। ओके, कमिश्नर इनकी रैंड की और एयर्स्ट की हत्या की। अब वो चापेकर बंधु कौन थे? एक का नाम था दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर। इन दोनों ने ये राजनीतिक हत्या की और इन दोनों को पकड़ा जाता है और फांसी की सजा इन दोनों को दी जाती है। चित्पावन ब्राह्मणों का पहला बदला अंग्रेजों के द्वारा ये होता है। ओके, तो आप लोग सन लिख लेंगे किसने मारा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक हत्या, पहली हत्या अंग्रेजों की। तो आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का। तो और स्वयं बाल गंगाधर तिलक भी एक चित्पावन ब्राह्मण ही थे। ओके, इसके बाद हम आते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। एक नाम आप लोगों को मिलेगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ओके, ये कहाँ के थे? ये काठियावाड़ के थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की पढ़ाई किए थे। ओके, बैरिस्टरी की पढ़ाई किए थे। उसके बाद भारत चले आते हैं, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंटों के स्वभाव से तंग आकर अंग्रेज रेजिडेंटों के स्वभाव से तंग आकर के ये सोचते हैं कि अब हमको बाहर जाकर के कुछ करना होगा और चले आते हैं लंदन में। ओके, लंदन में आकर के ये क्या करते हैं? लंदन में भारत स्वशासन समिति का
निर्माण करते हैं। ओके, भारत स्वशासन समिति का निर्माण करते हैं। ओके, और इसी समिति ने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाली इन्होंने। ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाली गई है। तो भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना होती है कहां पर? लंदन में, और इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, कौन सी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इतना तो क्लियर हुआ। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, और ये कब स्थापित हुई थी ये मैं लिखे देता हूं, सन 1905 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। ओके, इसके बाद ये गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो लंदन में जो लोग पढ़ने आते थे, वहां पर ये लोगों को प्रशिक्षण देने लगे, भारतीयों को, और कई भारतीय वहां गए और प्रशिक्षण भी लिए, और भारत में आकर आतंकवादी घटनाओं को, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। अब 3 लोगों का नाम इसमें आता है। एक का नाम आता है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, बीडी सावरकर का नाम आता है। दूसरा है मदन लाल ढींगरा का नाम आता है, मदन लाल ढींगरा का नाम आता है, और एक नाम और आता है लाला हरदयाल का, लाला हरदयाल का नाम आता है। इन लोगों ने प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे करके घटनाओं में शामिल हुए। बीडी सावरकर को देश निकाला उस समय दिया गया जब इन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ओके, तो इस वजह से इन पर ये इल्जाम लगाया गया कि आप भारतीयों का पक्ष ले रहे हो अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद बीडी सावरकर ने ही एक संगठन स्थापित किया था, मित्र मेला। सन 1904 में मित्र मेला स्थापित किया था। बाद में यही संगठन जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया, अभिनव भारत के नाम से जाना गया। उसी प्रकार से मदन लाल ढींगरा का नाम इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। मदन लाल ढींगरा जो है ये इन्होंने लंदन में ही सन 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की थी, और वहीं पर इनको फांसी भी दी जाती है। उसके बाद लाला हरदयाल का नाम भी आता है, आप लोग देख सकते हैं। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ओके, तो वहां पर इसकी स्थापना होती है गदर पार्टी की। तो इस प्रकार से ये करके ये सब होता है। मतलब लाल ढींगरा को फांसी हो जाती है, सावरकर को देश निकाला मिल जाता है, लाला हरदयाल अपने दूसरे मिशन में लग जाते हैं। तो एक प्रकार से जो भारतीय स्वशासन समिति है ना, ये जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाती है। और अंत में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ही, ये कहाँ चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। ओके, पेरिस चले जाते हैं, और जो संस्था है भारतीय स्वशासन समिति, ये कमजोर पड़ जाती है इनके पेरिस जाने के बाद। तो इतना तो हुआ ना। ये आपका महाराष्ट्र को लेकर के हुआ। इसके बाद बंगाल में कैसे शुरू हुआ? बंगाल में भी इसकी शुरुआत हुई किस प्रकार से? बारिंद्र घोष जो हैं, बारिंद्र घोष, इन्होंने भवानी मंदिर एक किताब लिखी, और उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार से अंजाम दिया जाता है उसमें उन्होंने लिखा, कैसे संगठन बनते हैं, कैसे गोला बारूद बनता है। तो
तो ये सारी गतिविधियां इसमें बताई गई कि किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भवानी मंदिर का नाम आप लोग को याद रखना है, सन 1905 में ये लिखी गई, 1905 में। ओके, तो ये हुआ। इसके बाद सन 1908 में, सन 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ओके, और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनके ऊपर बम फेंकने का प्लान बनाया जाता है। ओके, उनके ऊपर बम फेंकने का प्लान बनाया जाता है, लेकिन धोखे से ये लोग जो है 1908 में कैनेडी की गाड़ी पर बम गिरा देते हैं, जिसमें 2 महिलाएं मारी जाती हैं, जिसमें 2 महिलाएं मारी जाती हैं। इस अपराध में इनकी धरपकड़ होती है और प्रफुल्ल चाकी जो है स्वयं को मार लेते हैं और खुदीराम बोस को सन 1908 में फांसी की सजा मिल जाती है। इस प्रकार से इन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, यानी कि एक बड़ा दौर शुरू हो चुका था इन अंग्रेजों की हत्याओं का। ओके, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सब घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद माणिकतल्ला पश्चिम, वो बंगाल में ही पड़ता था, बंगाल में ही माणिकतल्ला, वहां पर बम बनाने की एक फैक्ट्री थी, उस पर जो है एक छापा मारा गया और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से अरविंद घोष भी एक महान क्रांतिकारी पकड़े गए और उनको सजा हुई, लेकिन बाद में वो छूट गए। और इन माणिकतल्ला जो फैक्ट्री थी उस पर जो लोग पकड़े गए थे, अभियुक्त लोग, उन पर जो है वो अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। ओके, बाद में अरविंद घोष छूट जाते हैं और वो एक दार्शनिक बनने की राह पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से बंगाल में भी ये सब होता है, ये सब घटनाएं घटित होती हैं। अब क्या है, अब है एक लोग हैं गुरुदीप सिंह। ये कौन है? ये हांगकांग में रहते थे, हांगकांग को बता दूं मैं, ये चीन के अधीन है, जहां पर लोकतंत्र के लिए लड़ाई हुआ करती है, लेकिन चीन उनको स्वतंत्र नहीं कर रहा है। एक मकाओ भी पड़ता है उसी के बगल में। तो हांगकांग वर्तमान में इसकी राजधानी विक्टोरिया भी है। ओके, तो ये गुरदीप सिंह हांगकांग में रहते थे और इन्होंने एक जहाज खरीदा था, कामागाटा मारू, ये एक जहाज खरीदा और 376 लोग जो है इस पानी के जहाज पर बैठते हैं और दक्षिणी चीन सागर से होते हुए प्रशांत महासागर को पार करते हुए कहाँ जाते हैं? वैंकूवर में। कहाँ जाते हैं? वैंकूवर में जाते हैं। वैंकूवर पड़ता है कनाडा में, वहीं पर लोग जा रहे थे एक अच्छे जीवन की तलाश में और क्रांतिकारी गतिविधियों को बाहर से अंजाम देने के लिए। 1914 की बात है ये, 1914 की बात है ये, 1914 में। उसके बाद क्या होता है कि कनाडा की सरकार जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करती है और इनको वापस कर देती है। ये वो समय है 1914, आप लोगों को याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। और कनाडा, अमेरिका, ये सब किस देश के पक्ष में है? शामिल तो नहीं थे, लेकिन ये समर्थन कर रहे थे किसको? मित्र राष्ट्रों को। मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हो कनाडा ने ब्रिटेन का ही सपोर्ट किया और वो पूरा जहाज जो है वापस भेज दिया गया। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता कहां पर? इस भाग में पड़ता है कलकत्ता। और कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर ये जहाज पहुंचता है और लोग बहुत आक्रोशित होते हैं और कैसे भी करके गुरदीप सिंह अपनी जान बचा करके चुपचाप करके भाग निकलते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया और गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। उसी प्रकार से लाला हरदयाल भी जो बाहर से लेकर के गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, वो भी, उनका भी धीरे धीरे आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। तो कहीं न कहीं इन लोगों ने एक अच्छा सहयोग किया
ओके, इसके बाद एक नया दौर शुरू होता है 1924 और 1928 का। ये मैंने क्यों बताया, बताता हूं। 1924 में क्या हुआ था, थोड़ा मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। 1924 में क्या हुआ था, 1924 में एक संस्था स्थापित हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। कहां पर होती है, कानपुर में स्थापित होती है, कानपुर उत्तर प्रदेश। ओके, तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 में कानपुर में स्थापना होती है। आयरलैंड एक देश का नाम है और जो कि ब्रिटेन के पड़ता है दक्षिण में, राजधानी डबलिन है, तो वहां पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। अब उन क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या होता था कि किस प्रकार से पैसा, एक बजट बनाना है, किस प्रकार से वो हथियार खरीदना है, किस प्रकार से हमको आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, तो उस तर्ज पर ये संगठन बनाया गया, आयरलैंड की संस्थाओं की तर्ज पर। ओके, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में बनता है, चंद्रशेखर आजाद भी इसके मेंबर हैं। ओके, और इसके बाद इसी संगठन ने 9 अगस्त 1925 में काकोरी, सभी को याद होगा, काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटा और सरकारी खजाने को लूट लिया आयरलैंड की तर्ज पर, जैसा मैंने बताया। और लूट लेते हैं और इस खजाने को लूटने का प्लान होता है, वो होता है राम प्रसाद बिस्मिल का। ओके, लूट लिया जाता है लेकिन सभी लोग पकड़े जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद निकल भागते हैं कैसे भी करके। ओके, तो बच निकलते हैं, तो और कुछ लोगों को उसमें फांसी भी होती है। तो एक प्रकार से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। आप लोग इसको नोट आउट कर लेंगे। ओके, 9 अगस्त 1925 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, संगठन कमजोर पड़ जाता है और टूट जाता है। इसके बाद ये मैंने एक बता दिया, इसके बाद यही संस्था फिर से पुनर्जीवित होती है। पुनर्जीवित कैसे, नाम सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ओके, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या अंतर है इसमें, सोशलिस्ट का अंतर है इसमें। ओके, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, केवल आपको सोशलिस्ट लगा देना है, कंप्लीट। कब, 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो कि दिल्ली में है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। ओके, फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मिलकर के ये संगठन बनाते हैं और फिर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इसको पुनर्जीवित किया गया इस संगठन को। और सैंडर्स, जब 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था तो लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। फिर सैंडर्स का हत्याकांड होता है, आप लोग जानते हो सब। दिल्ली असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर के असेंबली में बम फेंका और उस असेंबली में वो बम फेंके थे जिसमें केवल धमाका होता था। और बम को फेंकने के बाद भगत सिंह ने स्वयं कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत है, और स्वयं गिरफ्तारी दे देते हैं। यहीं पर वो गड़बड़ी कर देते हैं। उनको लगा था कि मैं जो दिल्ली में असेंबली में बम फेंका है मैं जल्दी ही छूट करके आ जाऊंगा, लेकिन उनके ऊपर सैंडर्स हत्याकांड का केस लगा दिया जाता है। ओके, सैंडर्स हत्याकांड का उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है और इस केस के बाद 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दे दी जाती है लाहौर सेंट्रल जेल में। ओके, कहां पर, 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दे दी जाती है। कहां पर,
लाहौर में, सभी लोग लिख लेंगे, लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी हो जाती है। 3 लोग थे, एक थे भगत सिंह स्वयं, भगत सिंह, दूसरा है राजगुरु, तीसरा बताइए राजगुरु, और तीसरा है सुखदेव। इनको फांसी हो जाती है, एक बहुत बड़ी घटना ओके हो जाती है और एक महान क्रांतिकारी का अंत होता है। पिताजी ने कहा क्या छुड़वाने की बात करूं, कहा नहीं पिताजी, अब मेरी शहादत ही लोगों को जो है तैयार करेगी, उनको उद्वेलित करेगी कि आप लोग भी तैयार हो जाओ। इस प्रकार से ये हुआ। और इनसे ठीक पहले फरवरी 1931 में है, ठीक है, फरवरी 1931 में, ये 23 मार्च 1931 की घटना है। और थोड़ा पहले फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद ये इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और एक मुखबिर की वजह से वो पकड़े नहीं जाते हैं, बस यही तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वो अंग्रेजों के हाथ में आने से पहले ही अपने आप को शूट कर लेते हैं, लेकिन रिवॉल्वर में जितनी गोलियां थी एक बचा करके हर बुलेट से वो एक अंग्रेज को मारे। अंत में जब एक बची तो उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अपने शरीर को इनके हवाले नहीं करूंगा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। उसके बाद सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते हैं, सूर्यसेन, सूर्यसेन, इनको मास्टर दा, बंगाली मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को जीता था। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश में चटगांव शस्त्रागार को लूटा था, लेकिन 1933 तक इनको भी पकड़ करके इनको फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये महाराष्ट्र और बंगाल आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज बिल्कुल परेशान थे इन हत्याओं के दौर से। तो कह सकते हो कि तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केसरी मराठा गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू करके ये सब तो आज भी वहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बड़े पैमाने पर मनाया जाता है ना। तो 1893 1895 ये जो फैक्ट है आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। डेट वगैरह में किसी प्रकार का कोई शिकायत हो, मिस्टेक हो तो जरूर बताया करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। तो आप लोग के साथ में हट जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको सब नोट आउट कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। हो सके तो मैप भी बना लें, मैप बना करके ज्यादा अच्छा तैयार होता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि क्रांतिकारियों ने भी भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका मानना था कि जब तक ये अंग्रेजों की हत्याओं का दौर शुरू नहीं होगा, इनके अंदर डर नहीं पैदा होगा। भीख मांगने से, निवेदन करने से ये आज़ादी कैसे संभव है, और ये दौर शुरू हुआ था। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी बताने को तो इसमें बहुत कुछ है, जैसे गदर मूवमेंट जो चला था, है ना। गदर मूवमेंट एक बड़ा टॉपिक है, कभी उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। ओके, तो आप लोग इसको नोट आउट कर लेंगे। बाकी कॉलेज से आया था तो फिर सोचा कि पहले आप लोग के लिए कुछ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो आशा करता हूँ और पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरी मेहनत तभी सफल होगी। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।